हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इस समय स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सर्दी बहुत हो रही है बच्चों, संभाल के रहिए, सर्दी से बचाव रखिए क्योंकि आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। ओके, आज हम बात करेंगे बच्चों बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पीछे तो हमने आपको बताया था जब कैश बुक पढ़ रहे थे तो ये बताया था जीएसटी पढ़ेंगे, लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए पढ़ेंगे, पीछे आपने कैश बुक पढ़ी है और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो हम पहले बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ लेंगे, उसके बाद जीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बच्चों ये क्या होता है? हिंदी में तो इसको कहेंगे हम बैंक समाधान विवरण। इंग्लिश में बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। बच्चों समाधान से आप आज से समझ गए होंगे कि दो चीज़ों को मिलाने को हम समाधान कहते हैं। अगर हम दो चीज़ों का मिलान करेंगे तो उसमें कुछ समाधान होगा। यहाँ पे किन किन दो चीज़ों के समाधान की बात हो रही है? जब कोई फर्म अकाउंट खोलती है तो वो किसी बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलती है। बैंक में अकाउंट खोल लिया और एक अपने पास जो अपने पीछे पड़ा था कैश बुक होती है। कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कैश बुक में करते हैं और जो बैंक में जाते हैं वो बैंक में करते हैं। तो दोनों जगह ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को मिलाने को बैंक के स्टेटमेंट को और कैश बुक का कैसे बनाते, देखो कैश बुक हमने आपको बताई थी। एक तो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, ये है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, इसमें इधर तो विवरण रहता है, यहाँ पे आपका कैश का कॉलम रहता है, यहाँ का बैंक का कॉलम रहता है। एक कैश का कॉलम यहाँ रहता है और बैंक का कॉलम यहाँ रहता है। ये अपनी डेबिट साइड होती है, ये अपनी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट में क्या सब रिसीट करते हैं और क्रेडिट में हम सारे पेमेंट करते हैं। समझ गए बच्चों? ये हमारी है कैश बुक। इसमें ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो केवल बैंक के कॉलम की करेंगे। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बैंक के कॉलम की करेंगे। कैश बुक की तो करेंगे लेकिन कैश बुक में बैंक वाले कॉलम की करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। ठीक बच्चों, कैश बुक में कैश के कॉलम की कोई बात नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे कैश बुक में बैंक वाले कॉलम की। दूसरी बात किससे करेंगे? बैंक पासबुक और स्टेटमेंट। जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमको एक पासबुक दी जाती है। आजकल तो क्या हुआ है, आजकल तो वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि हमको इंटरनेट एक्सेस दे दिया जाता है। कोई भी अकाउंट हम खोलते हैं तो हमको इंटरनेट बैंकिंग का एक पासवर्ड दे दिया जाता है जिससे कि हम अपने अकाउंट में एक्सेस कर जाते हैं और वहाँ से हमें सारी डिटेल मिलती रहती है। तो हमें ना तो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना पासबुक की पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो ये बैंक पासबुक का एक कॉलम होता है। इसमें यहाँ पार्टिकुलर होता है, यहाँ पर डेबिट कॉलम होता है, यहाँ क्रेडिट कॉलम होता है, एक छोटा सा कॉलम होता है, यहाँ बैलेंस होता है। यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पे होता है बैलेंस। ये हमारे पासबुक का प्रोफॉर्मा है। इधर यहाँ पे डेट का भी कॉलम होता है
तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हमने पैसा निकाला है या जमा किया है, बाई कैश और टू कैश या जो भी होगा। और यहाँ पे अगर निकाला है तो वो डेबिट में आती है, क्रेडिट का ये आता है, बैलेंस यहाँ आता है। बैलेंस वो किसका है, डेबिट का है या क्रेडिट का है, वो यहाँ लिखा जाता है। बैंक में क्या होता है कि ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि बैंक कभी कभी हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देती है। हमारे पास पैसे 10,000 रुपीज़ है और हमने कोई चेक 50,000 का दे दिया पार्टी को, और हमने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि 5,000 रुपये मुझे एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो, तो वो 10,000 की जगह 15,000 रुपये आपके निकाल देगी और वो 5,000 जो होगा वो आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपका बैलेंस डेबिट हो जाएगा। अब बैलेंस की बात करते हैं। कैश बुक में बैलेंस डेबिट को फेवरेबल बोलते हैं, फेवरेबल बोलते हैं, क्रेडिट को अनफेवरेबल बोलते हैं। पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट को फेवरेबल भी बोलेंगे और पॉजिटिव भी बोलेंगे, क्रेडिट को अनफेवरेबल भी बोलेंगे और नेगेटिव भी बोलेंगे। तो कैश बुक में ये बैलेंस होते हैं। डेबिट में क्या होगा, डेबिट बुक का मतलब हुआ कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। डेबिट बैलेंस अगर है, इसका मतलब है कि हमने पैसा बैंक में ज़्यादा जमा कर रखा है और मेरा बैलेंस है। लेकिन अगर क्रेडिट हो गया तो वही बात आ जाती है ओवरड्राफ्ट वाली, कि हमने पैसा ज़्यादा निकाल लिया है, मेरा बैंक में कुछ पैसा जमा नहीं है, बैंक से हमने ले ही रखा है। बैंक में उल्टा हो जाता है। बैंक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तब फेवरेबल होगा और पॉजिटिव होगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल और निगेटिव। बात समझते, उल्टा हो जाता है। यहां अगर डेबिट है तो हमारा पैसा जमा है, यहाँ क्रेडिट है तो जमा है। अगर हमारा पैसा जमा है बैंक में तो बैंक हमको क्रेडिट बैलेंस देगी। मतलब अब आप ऐसे समझिएगा कि बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक के लिए हम कौन हो गए, बैंक के लिए हम कौन हो गए, बैंक को हमें पैसा देना होगा, तो वो बैंक की लायबिलिटी हो गई। बैंक की लायबिलिटी हो गई तो वो हमें क्रेडिट करेगा। बैंक की ये लायबिलिटी ये हो गई कि जब भी हम उससे पैसा मांगेंगे तो वो हमें देगा, तो वो हमारा हमको क्रेडिट देगा। मान लो कैश जमा किया, कैश जमा किया हमने बैंक में। बैंक के लिए क्या है, हम क्या करते हैं कि एसेट को, जो एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करते हैं, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो हमें क्रेडिट देगा और कैश को डेबिट करेगा। ठीक बात, कैश डेबिट करेगा और कस्टमर को क्रेडिट करेगा, इसलिए ये क्रेडिट आएगा। यहाँ अगर डेबिट में बैलेंस है तो वो फेवरेबल माना जाएगा, और पासबुक में अगर क्रेडिट में है तब वो फेवरेबल माना जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया पासबुक का प्रोफार्मा, ये हो गया अपने कैश बुक का। अब जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनके टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने जो ट्रांजैक्शन किया है, हमने नोट यहाँ भी किया है, हमने नोट यहाँ भी किया है, बैंक ने यहाँ नोट किया और हमने यहाँ नोट किया। ठीक बात है, तो इसको टैली होना चाहिए। लेकिन अमूमन होता क्या है बच्चों की, ये टैली नहीं होता है, ये आपस में मिलते नहीं हैं। जब मिलते नहीं हैं तब हमें ये
बैंक समाधान विवरण एक बनाना पड़ता है, एक विवरण बनाना पड़ता है कि इनमें क्या रीजन है, क्या रीजन है कि जिसके कारण से ये नहीं मिल रहा है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने क्या गलती की है या बैंक ने क्या गलती की है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक बच्चों, तो ये तो हो गए आपके कैश बुक है, और उससे संबंधित हमने बताया आपको कि किस तरीके से बैलेंस रहेगा और उसमें क्या क्या कॉलम होंगे। अब बात करते हैं तो इस तरीके से ये डेफिनेशन क्या हो गई कि बैंक समाधान विवरण एक विवरण है जिसको कि कस्टमर एक पर्टिकुलर डेट पर तैयार करता है। अब पर्टिकुलर डेट कोई भी हो सकती है, उसका कोई निश्चित नहीं है कि नहीं इस डेट को ही बनाया जाएगा। वो किसी डेट पे उसको शंका होती है कि नहीं हमारे बैलेंस और बैंक का बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, तो वो एक विवरण बना लेगा और उस विवरण में वो पता कर लेगा कि क्या चीज़ गड़बड़ हुई है, क्या क्या चीज़ इसमें नहीं हो पा रही, ठीक नहीं। तो अब इसमें किस तरीके की गलतियां होती हैं बच्चों, इसमें गलतियां होती कैसी हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो गलती ये होती है टाइमिंग की संबंधित। टाइमिंग की क्या गलती हो सकती है? हमने चेक बैंक में जमा किया और उसका कलेक्शन नहीं हो पाया। बैंक में जैसे ही हम क्या करते हैं कैश बुक में, जैसे ही बैंक को चेक भेजा हमने, कोई चेक हमें पार्टी से मिला और हमने उसको बैंक में भेजा, वैसे ही हम कैश बुक में उसको तुरंत लिख देंगे, ठीक बात। लेकिन बैंक में जब गया वो, तो बैंक में कलेक्शन में 2-3 दिन लग जाते हैं कि उस कस्टमर का अकाउंट किस बैंक में है, फिर वो वहाँ क्लियरिंग में लगाएगा, क्लियरिंग से पैसा उसके पास आएगा, तब आपके अकाउंट में जमा होगा ना। तो ये टाइमिंग बीच में है। ऐसे ही चेक आपने इशू किया, आपने कोई चेक इशू किया, कस्टमर को दिया कि जाओ पेमेंट ले लो जाके। अब आपने चेक इशू किया तो आपने कैश बुक में तो लिख दिया, लेकिन बैंक में वो उसी टाइम पेमेंट नहीं होगा। हो सकता है वो 1 दिन बाद पेमेंट के लिए जाए, हो सकता है 2 दिन के बाद पेमेंट के लिए जाए, तो वो हमारे अकाउंट में डिफरेंस दिखाएगा। ऐसे ही कुछ डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट, बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए, या कोई उसके पास इंटरेस्ट या डिविडेंड आ गया जिससे कि आपका बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं। तो बैंक ने तो अपने यहाँ एंट्री कर ली है, लेकिन आपके यहाँ एंट्री अभी कैश बुक में नहीं हुई। वो एंट्री कब होगी? जब आपको स्टेटमेंट मिलेगा, जब आपको पासबुक मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाला डिविडेंड हमारा आ गया, या बैंक ने ये चार्जेस काट लिए, या बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया है। तो वो उस टाइप की आप एंट्री करेंगे, तब वो टैली हो पाएगा। तीसरे तरीके की एंट्री होती है कि आपने कुछ गलती कर दी, एरर कर दी है। आपने कुछ एरर कर दी या बैंक ने कुछ एरर कर दी, दोनों तरफ हो सकती है। आप किस तरीके की एरर कर सकते हैं? आपने कोई 1000 का जमा होना था, आपने 1000 रुपये जमा करने के लिए बैंक में भेजे, लेकिन अपनी कैश बुक में उसको 10,000 शो कर दिया। अपनी कैश बुक में उसको 10,000 शो कर दिया। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? जब आप बैंक में भेजते हैं तो आप कैश बुक में एंट्री करते हैं, तो आपने भेजा तो 1000, लेकिन एंट्री हो गई 10,000। अब आपका डिफरेंस हो गया और वहाँ तो 1000 ही जमा है। ऐसे ही बैंक क्या कर सकती है? कोई अकाउंट था, मान लो मनीष का था, मनीष का अकाउंट था। अब मनीष की जगह उसने इसमें क्रेडिट दे दिया, महेश में क्रेडिट दे दिया। अब आपके अकाउंट में मनीष में तो आया नहीं। तो ये इस तरीके के डिफरेंसेस रहते हैं। अब उनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ये अब विवरण बनाने के तरीके क्या होते हैं? विवरण 4 तरीके से बनाया जाता है। क्या 4 तरीके हो सकते हैं? एक, आप
कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेकर आपकी कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो वो बैलेंस लेंगे सबसे पहले और उससे हम पासबुक का मिलान करेंगे। ऐसे कैश बुक में आपका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, तो आप कैश बुक में क्रेडिट का बैलेंस लेंगे, फिर उससे पासबुक का मिलान करेंगे। ऐसे पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, उससे करेंगे, या डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो 4 तरीके से स्टेटमेंट अगर बैलेंस है, अगर कैश बुक का है, देखिए अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ये तो कैश बुक से है, ये पासबुक से है। आप कैश बुक को लेके चलेंगे तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, दोनों में से एक हो सकता है। ऐसे पासबुक में लेके चलेंगे तो पासबुक में क्रेडिट है या डेबिट है, इसमें से एक हो सकता है। तो कोई भी 2 तरीके से बनेगा, या तो पासबुक का बैलेंस लेंगे या कैश बुक का बैलेंस लेंगे। लेकिन उसमें अगर डेबिट क्रेडिट है तो उसके लिए फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका बदल जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे। आज हम बात करेंगे केवल आपको कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस लेकर के, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस लेंगे और इससे हम बैंक समाधान विवरण कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक, इस तरीके की गलतियां होंगी वो भी आपने समझ लिया, और बैंक समाधान विवरण होता क्या है वो भी तो आपने जान लिया। अच्छा, ये बनाया क्यों जाता है ये भी तो बात पता करो। बैंक समाधान विवरण क्यों बनाते हैं? सबसे पहली तो बात यही है कि गलतियां हमें पता चल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ इधर उधर अव्यवस्थित हो गई, कौन सा चेक नहीं जमा हुआ है, कौन सा गलती से गलत जमा हो गया है, कहाँ चार्जेस लग गए हैं, कहाँ हमको डिविडेंड मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, हमें पता चल जाएगा। एक चीज़ इसलिए बनाते हैं। दूसरी चीज़ है, कभी कभी बैंक में हमने जो जमा करते हैं ना चेक, वो अनड्यू डिले होता रहता है, उसको पड़े रहते हैं, तो हमें उसके बारे में पता चलता है। कभी कभी खो भी जाते हैं, बैंक में इधर उधर पड़ गया और वो पता नहीं चल रहा, वो आपका कलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो हमें पता चलेगा कि हमने बैंक में चेक भेजा था और वो कलेक्ट नहीं हुआ है। तो हम उनको रिमाइंड कराएंगे, भाई ये चेक मेरा कहाँ है। तो हमें चेक जो हमारे अनड्यू डिले हो रहे हैं ना उनके बारे में पता चल जाएगा। तीसरी बात है कि जब हम उस पर प्रॉपर बार बार उसको वो करते रहेंगे तो उसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं बन पाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके लिए ये बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। अब जो बना के देखते हैं एक बैंक समाधान विवरण की क्या है, कैसे बनाते हैं। ठीक, चलो एक इसका क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम एक एक नोट करते जाते हैं और उसको इसका फॉर्मेट 2 तरीके से बनाते हैं। वैसे तो हम आपको एक तरीके से बना के दिखाते हैं, जो इजी वाला है वो बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। पार्टिकुलर्स प्लस आइटम्स लिख सकते हैं इसको, और माइनस आइटम्स। ठीक बच्चों, क्या विवरण है ये ऊपर लिख देंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, मान लीजिए 31 मार्च को आप बना रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023 को आप बना रहे हैं। अब इसमें जो आप दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे और अपने कैश बुक को देखेंगे। अब आप उसमें से आपने आइडेंटिफाई करी 4, मान लो 4 कमियां आपको दिखाई दी। नंबर 1, चेक्स इश्यूड
but not presented। एक चेक आपको दिया केदारनाथ एंड सन्स को, ₹5,000। एक चेक आपने दिया विवेक एंटरप्राइजेस को 2,000 का। इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक ये आपका है 25,000। जब कुछ नहीं लिखा हो, केवल लिखा हो कि बैलेंस है इस पर कैश बुक, तो आप उसको फेवरेबल बैलेंस मानेंगे। बैलेंस है इस पर कैश, डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक, तो फेवरेबल बैलेंस हो गया। फेवरेबल बैलेंस है इस पर कैश बुक, तो फेवरेबल बैलेंस हो गया, तो डेबिट में आएगा, मतलब आपका पैसा जमा है। तीनों चीज़ों का मतलब पॉजिटिव बैलेंस ऑफ द कैश बुक, तब भी यही आएगा। जब आपका लिखा हो कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ द कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक, है ना, तब आपका इस साइड में आएगा। बात समझिए, फेवरेबल बैलेंस है तो यहाँ आएगा और इसी में प्लस माइनस करेंगे कि हमारा निकालेंगे कि कैश बुक का बैलेंस क्या होना, वो पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए। तो आप पहली एंट्री मिली हमें कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। केदारनाथ एंड सन्स को अपने 5,000 रुपये जमा किए, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ प्लस कर देंगे इसको, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये हो गए 5,000 और 2,000 और इनका टोटल करके 7,000 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, इसको हम प्लस क्यों करेंगे, अब इस बात को समझो। एक होती है कैश बुक और ये आपकी है पासबुक। आपने बैलेंस किसका लिया है, कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस लिया है तो कैश बुक को कैश बुक से तो मिलाएंगे नहीं, किससे मिला रहे, पासबुक से मिला रहे हैं, पासबुक के बैलेंस से मिला रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि जो आइटम पासबुक में प्लस है उनको प्लस करना है, जो आइटम पासबुक में माइनस है उनको माइनस करना है। चेक हमने इशू किए, हमने क्या किया, कैश बुक में उनको माइनस कर दिया है। चेक बुक हमने चेक इशू किए हैं पेमेंट लेने के लिए किसी कस्टमर को कि जाओ पेमेंट ले लो जाके बैंक में। अब उसने क्या किया, वो पेमेंट लेने गया नहीं, तो बैंक में तो पता नहीं करेगा कि तुमने क्या कर दिया। बैंक में तो जब चेक आएगा तो पेमेंट कर देगा। अब बैंक में से वो माइनस नहीं हुए, बैंक में क्या है, वो अभी तक प्लस में है। बैंक में आपका बैलेंस वो प्लस में है, तो जब बैंक में प्लस में है तो हमने उसको प्लस कर दिया। ऐसी बात समझो। हम जब कैश बुक को लेके चलेंगे तो हम पासबुक को टारगेट करेंगे, पासबुक की तरफ निशाना करेंगे कि भाई पासबुक में हुआ क्या है, और जो पासबुक में हुआ है वही हम अपने यहाँ कर देंगे। तो पासबुक का बैलेंस हमें मिलाना किससे, अल्टीमेटली हमें मिलाना तो पासबुक से ही है। तो पासबुक में जो हुआ है वही तो करना पड़ेगा। तो पासबुक में हुआ है कि यहाँ पे अभी ये बैलेंस माइनस नहीं हुआ है, ये अभी प्लस में है, यानी हमने उसको कैश बुक के बैलेंस में प्लस कर दिया। बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक 2,000।
इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने 2,000 रुपये, हमें अभी तक पता नहीं चला, तो इंटरेस्ट क्या किया होगा बैंक ने, चार्ज किया है तो बैंक ने क्या किया होगा, माइनस कर दिया है। बैंक ने जो आपका बैलेंस था उसमें से माइनस कर दिया, और यहाँ पर अभी कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, और इसको माइनस वाले कॉलम में नोट कर देंगे। बात समझ में आ गई? बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, आपके बैलेंस से माइनस कर दिए पैसे, जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो माइनस कर देगा, तो माइनस कर दिए। अब आपने अभी तक कैश बुक में कुछ किया नहीं, तो आप क्या करेंगे, कैश बुक से उसको माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा। चेक्स डिपॉजिटेड into bank but not yet cleared या collected, 8,000। ₹8,000 के चेक आपने डिपॉजिट किए बैंक में, आपको कस्टमर से चेक मिले, आपने बैंक में जमा कर दिए, लेकिन अभी तक वो आपको अकाउंट में आए नहीं है। क्या करोगे, यहाँ से लगाओ, पासबुक से अंदाज लगाओ। पासबुक में क्या करते हैं भाई, पासबुक में अभी तक वो जमा हुआ नहीं है, इसका मतलब है माइनस है। आपने तो चेक डिपॉजिट किए आपने, तो क्या किया आपने, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक में आपने जमा कर दिए कि हमने चेक भेज दिए बैंक में, हमारे बैलेंस बढ़ गए, लेकिन बैंक में अभी तक जमा नहीं हुए, बैंक में अभी तक वो माइनस है, बैंक में अभी नहीं जमा हुआ, तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है इसको। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 8,000। समझिए बच्चों। फोर्थ, डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली। आपने किसी कंपनी में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा था और उसमें अपना अकाउंट नंबर दे रखा था कि अगर मेरा कोई डिविडेंड आता है, कोई मेरी प्रोसीड्स आती है, तो डायरेक्ट इस अकाउंट में जमा कर दिया जाए। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपके अकाउंट में नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू जमा कर दिया। अब आपको पता नहीं चला, आपको कब पता चला, जब आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तब। क्या पता चला कि डिविडेंड बैंक में रिसीव हो चुका है, तो बैंक क्या करेगी, इसको प्लस कर देगी अपने आप। आपको इनकम आई कोई, आपका बैलेंस फेवरेबल चल रहा है, 10,000 रुपये और आ गए, तो उसने क्या किया, प्लस कर दिया। अब प्लस कर दिया है तो आपको भी यहाँ प्लस करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गई बात कि जो चीज पासबुक में जमा हुई है वो जमा कर देना है, जो चीज पासबुक में माइनस हुई है उसको माइनस कर देना है, और यहाँ पे आपको बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस एज, कम जगह देगी भाई, इसको
को और नीचे करना पड़ेगा। लिख लो पहले तो बैलेंस एज पर पासबुक। $42,000 हो गया, यहाँ भी 42,000 होगा और 42,000 से 10,000 ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,000 बैलेंस। समझ गए बात? ये पासबुक के हिसाब से बैलेंस है। कितना बैलेंस आपका सही सही एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इसमें इस तरीके की एंट्री 4 तरीके की होती है कि कुछ अमाउंट डायरेक्ट जमा हो जाएगा, कुछ डायरेक्टली वो आपको जो चेक इशू किए होंगे वो आपके प्रेजेंट नहीं हुए होंगे, चाहे कुछ डिपॉजिट किए होंगे वो आपके नहीं आए होंगे, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग और 2-3 इलस्ट्रेशन करेंगे उसमें आ जाए। अब यही अनफेवरेबल बैलेंस होता है, यही बैलेंस अनफेवरेबल होता है तो ये सारी चीज़ बदल जाती है। अनफेवरेबल में ये यहाँ आ जाता 25,000 का और ये सब चीज़ें बदल जाती हैं, प्लस का माइनस हो जाता है क्योंकि वो उल्टा चलता है। फिर उसका भी एक क्वेश्चन करवाएंगे कि जब ओवरड्राफ्ट हो तो हम कैसे मिलाएंगे। जब अगर ओवरड्राफ्ट हो और कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तब हम किस तरीके से उसका मिलान करेंगे।